नमस्कार साथियों। आर्ट एंड कल्चर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। डायरेक्ट भाई किस स्थान की हस्तकलाएं प्रसिद्ध हैं या किसी हस्तकला का नाम देकर उस जिले स्थान का नाम पूछ लिया जाता है सीधे स्तर पर। अब जानते हैं कि हस्तकला, तो इस शब्द में से समझ में आ रहा है हस्तकला मतलब हाथों के द्वारा निर्मित कोई भी आप लोगों को एक आकर्षक कोई वस्तु बनाई जा सकती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हस्तकला के नाम से जानेंगे। उम्मीद है कि चीज़ों को आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए समझते हुए चल रहेंगे और चीज़ों को रिवीजन मोड पर रखें। हाथों के द्वारा कलात्मक आकर्षक वस्तुएं बनाने ही हस्तकला या हस्तशिल्प कहलाता है, ये ध्यान रखना है। मतलब ये जितने भी जो कलाकारी की जाती है हाथों के द्वारा की जाती है, मनुष्य अपने हाथों, टेक्नोलॉजी की बात नहीं, मशीनरी की बात ना होकर हाथों के द्वारा निर्मित कलाकृतियां होती है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में निर्मित हस्तशिल्प की वस्तुएं केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्धि पा रही है। इसलिए राजस्थान को हस्तशिल्प कलाओं का खजाना भी कहते हैं। मतलब हाथों से निर्मित इतने सारे प्रोडक्ट्स से आकर्षक मतलब कला का विशेष उदाहरण कह सकते हैं राजस्थान का क्षेत्र, जो कहीं ना कहीं न केवल भारत को आकर्षित करता है, भारत में तो इसका प्रभाव है ही है, विदेशों में भी काफी बड़े स्तर पर इस कला को एक प्रसिद्धि हासिल मिली है। हमें ये भी ध्यान रखना है। इसके निर्मित कुछ अब हम लोग ऐसे नाम देखेंगे हस्तकलाओं के एक एक करके स्थान विशेष का। तो सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ हस्तकला। मेवाड़ हस्तकला का संबंध है बस्सी नामक स्थान है साथियों, चित्तौड़गढ़ में। सबसे पहले तो आपको एक एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, किसी भी मैं आप लोगों को हस्तकला का नाम बताऊं उसका स्थान आप लोगों को कम से कम याद रखना है। और ये जो है लकड़ी से बनी लघु मंदिर नुमा कलाकृति और इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। देखो, और जल झूलने, एकादशी आदि अवसरों पर देवताओं के विग्रह को मेवाड़ में रखकर ही सवारी निकाली जाती है। तो ये चीजें मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को आराम से समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं, पहले तो आपको स्थान याद रखना है, किसी भी स्थान की हस्तकला का संबंध किस क्षेत्र से, किस जिले से, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर एक गणगौर हस्तकला की बात करेंगे, ये भी बस्सी चित्तौड़गढ़ से संबंधित। और गणगौर के त्योहार पर गणगौर और ईसर की सवारी निकाली जाती है और उसमें काम ली जाने वाली लकड़ी की प्रतिमाएं क्या कहलाती हैं, बस्सी से बनाई जाती हैं, उसे ये ध्यान रखना है। और बस्सी में गणगौर, कावड़, बेवाण, लकड़ी की अन्य कलाकृतियां बनती हैं, ये भी ध्यान रखना है आप लोग। तो इससे क्या हो गया, आपको पता चल गया कि बस्सी नामक स्थान है चित्तौड़गढ़ में और यहाँ पर गणगौर प्रकार की प्रतिमाएं, मतलब यहाँ पर बस्सी में जो लकड़ी की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, ये ध्यान रखना है। बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता प्रभात जी सुतार जी हैं और इसके प्रमुख कलाकार हैं किसके, चलिए, जमुनालाल सुतार और श्री द्वारिका प्रसाद सुतार है, ये ध्यान रखना है। फिर टेराकोटा कला की बात करेंगे, मोलेला राजसमंद में। राजसमंद का मोलेला गांव अपनी मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध, मिट्टी से लोक देवी देवताओं की मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां बनाने की कला है और उसमें गीली मिट्टी को हाथों से आकार दिया जाता है। काफी बार क्या करते हैं कि पहले तो आप लोगों को हस्तकला का स्थान पूछ लिया जाता है कि भाई टेराकोटा कला है मोलेला नामक स्थान या राजसमंद में। पहले सवाल तो यहाँ से आता है, मोस्टली सवाल यही से आते हैं। कभी कभी सवाल का स्तर बढ़ता है तो वो सीधा पूछ सकता है कि जो गीली मिट्टी का इस्तेमाल कर हाथों से निर्मित उसको आकार दिया जाता है या कोई एक दो विशेषताओं को ऐड करके उस कला का नाम पूछ लिया जाता है। इसलिए जो मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जब कभी आरएस जैसे बड़े एग्जाम में जाओगे तो आप लोगों के सामने बड़े क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसमें सांचों का प्रयोग नहीं किया जाता है, सांचे मतलब छोटे छोटे खांचों की बात कर रहे हैं। और कलाकृति निर्माण में मोलेला गांव के तालाब की मिट्टी में गधे की लीद मिलाई जाती है। देखो, गधे का जो अपशिष्ट होता है वो इसमें मिलाया जाता है। और टेराकोटा कला में भगवान देवनारायण जी की मूर्तियां सर्वाधिक बनती हैं, ये भी ध्यान रखना है। इससे जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों को समझते हुए चलने की कोशिश करनी है। इसके अलावा जयपुर रेलवे स्टेशन पर भी टेराकोटा कला आप देखी जा सकती है और यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार हैं मोहनलाल कुमार, जो कि 2012 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा खेमराज जी और राजेंद्र कुमार जी हैं, ये ध्यान रखना है, इस कला से जुड़े हुए। मोलेला क्ले वर्क को उत्पाद के लिए 2009 में व लोगों के लिए 2017 में प्रथम तक जियोग्राफिक इंडिकेशन मतलब जीआई मिल चुका है।
तो इस कला वर्ग के उत्पाद से जुड़ी हुई चीजें हैं जीआई जनरल, जो हम लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं, भौगोलिक संकेतक की बात करते हैं, वो भी अलग अलग जोन के हिसाब से मिल चुका है। फिर पिछवाई नाथ द्वारा की बात करेंगे। पिछवाई है, ध्यान रखना है, नाथ द्वारा की। पिछवाई आप लोगों को हस्तशिल्प कला कहाँ की मिलेगी? नाथ द्वारा राजसमंद की। श्री कृष्ण के मंदिरों में मूर्ति के पीछे की दीवारों की चित्रकारी किए गए कपड़ों से ढका जाता है और इस कपड़े पर भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित घटनाओं का क्या होता है इसमें साथियों? चित्रण होता है। और कपड़े पर चित्रित की जाने वाली यह कला पिछवाई कहलाती है, ये भी ध्यान रखना है। इससे क्या होगा और क्लियरिटी आएगी। पिछवाई का प्रयोग विशेष रूप से वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में होता है और पिछवाई का विकास 1700 ईस्वी के आसपास हुआ है। और पिछवाई के सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो लच्छीराम, घनश्याम, कैलाश शर्मा, नरोत्तम शर्मा, विठल शर्मा, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें एक तो कोई भी हस्तकला है उसका स्थान, मतलब कोई जिला स्थान है, जैसे पिछवाई की हम लोगों ने बात की, भाई नाथ द्वारा राजसमंद की बात हो रही है, एक पॉइंट वो, और इससे जुड़े हुए कोई प्रसिद्ध कलाकार। ये 2 पॉइंट आप लोगों को पहले कवर करने हैं, फिर दूसरी बातें अगर आपको विशेषता वाली हो तो आप उसको पढ़ते रहना। पढ़ना सारा है लेकिन इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ना है। एग्जाम का समय हो तो पहले स्थानों को और व्यक्तित्व विशेष के नाम देखो। चलिए अब देखिए, नाथ द्वारा में पारंपरिक रूप से 10 फीट और 7 फीट तथा 3 फीट और 5 फीट साइज की पिछवाई बनाई जाती है। ये लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बता रहा है। और नाथ द्वारा के जांगीड़ और गौड़ ब्राह्मण जाति के परिवारों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। रॉबर्ट स्केल्टन की पुस्तक थी राजस्थानी टेम्पल्स हैंगिंग ऑफ दी कृष्णा कल्ट में पिछवाई कला का भी कला है जो कि इसका उल्लेख है। और राजस्थान में पिछवाई कला का प्रसिद्ध केंद्र पूछे साथियों नाथ द्वारा है। और पिछवाई कला के अन्य केंद्रों में कांकरौली, कोटा और अलवर है, ये भी ध्यान रखना है। और पिछवाई कला को 1 अगस्त 2023 को जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई मतलब भौगोलिक संकेत, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब है भौगोलिक संकेत है। ये चीज ध्यान रखनी है। पाने जो हस्तकला है ये भी आप लोगों को नाथ द्वारा राजसमंद में मिलेगी, और जो कि छोटे कागज पर देवी देवताओं का चित्र किया जाता है जिसे पाने कहा जाता है। और श्रीनाथ जी के पाने सर्वाधिक कलात्मक है जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण है। श्रीनाथ जी के बारे में हम लोगों ने पहले ही इसके बारे में आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक के दौरान ही पढ़ा था, ये ध्यान रखना है। फिर सांझी की बात कर लेते हैं तो सांझी का त्योहार है मेवाड़ के क्षेत्र में श्राद्ध पक्ष में मनाते हैं और भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक इस समय में कुंवारी कन्याएं सफेद पूती दीवारों पर 15 दिनों तक लगातार गोबर के आकार के, जिसे सांझी कहा जाता है, इसका बनावट करती है और उसका पूजन करती है। ये देखो एक छोटी कहानी के रूप में बन जाती है चीजें, ताकि आपको एक बड़े स्तर पर चीजों को क्या करना है, याद करने का क्या मौका मिल जाए। इसी से सारी चीजें कवर होगी साथ। ऐसा नहीं एक बार में हो गया काम, नहीं, ऐसी चीजें हमेशा समय मांगती हैं। कन्याएं उसे आटा, हल्दी, कुमकुम, कांच, कपड़ा, लाख और कौड़ियों से सजाती है, ये ध्यान रखना। पहले से 10वें दिन तक 1 या 2 प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकार में सांझी की रचना की जाती है जिसे संजिया कोट के नाम से कहा जाता है, ये ध्यान। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और सांझी को पार्वती माता मानकर इनकी पूजा की जाती है। इसे सांझी, संजुली, सिंजी, हंजी, हंजिया आदि कई नामों से इसको संबोधन के रूप में, उच्चारण के रूप में देखा जा सकता है। उदयपुर का मच्छरनाथ मंदिर अपनी सांझियों के लिए इतना प्रसिद्ध है कि उसका नाम ही संजिया मंदिर पड़ गया। जो भी हस्तकलाएं हैं कहीं ना कहीं क्षेत्र विशेष के प्रसिद्धि से जुड़ी हुई है, मतलब उस क्षेत्र में उसका एटलीस्ट प्रसिद्धि है उसकी। और नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी मंदिरों में भी केलों की पत्तों की सांझियां बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। मतलब किसी न किसी रूप से अलग अलग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हस्तकलाओं का निर्माण किया जाता है। तारकाशी के जेवर जो कि नाथ द्वारा और जयपुर में प्रसिद्ध है, सबसे पहले तो ये याद करना। फिर चांदी के तारों को गूंथ कर बनाए गए आभूषण
तारकसी के जेवर। तो दूसरा ये भी ध्यान रखना है, परिभाषा भी थोड़ी बहुत अब आप लोगों को पढ़नी होगी। पहले चीजें इसको याद कर लो स्थान की, कभी कभी सवाल परिभाषा से जुड़ के आ जाता है, कैसे कि भाई सांझ के तारों से गूंजकर बनाए गए आभूषण को किस प्रकार की हस्तकला है, या किससे आभूषण तारकसी किस हस्तकला से संबंधित है, तब हम आप लोगों को पता होना चाहिए। तारकसी के जेवर है जो कि नाथ द्वारा और जयपुर से संबंधित है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई। बोडल की छपाई पूछे तो भीलवाड़ा की, और भीलवाड़ा के छपे अब्रक से छपाई का कार्य करते हैं जो दूर से ही चमकते हैं, और अब्रक को स्थानीय भाषा में बोडल कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो ऐसी चीजें वैसे तो कोई बार बार पढ़ोगे, रिवीजन के साथ ही ये चीजें कवर कर, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है कि भाई मैंने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी, आप लोग खुश हो गए बस ठीक है हमें शॉर्ट ट्रिक मिल गई, नहीं, इसको अवॉइड करना है, चीजों को रिवीजन में ज्यादा लेके आना है ताकि टॉपिक को और मजबूती मिले, ये ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोडाल की जो छपाई भीलवाड़ा में है, तो राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र इसका है बोरनाडा। देखो ये इसका नहीं है, ये बोडाल से संबंधित एक्स्ट्रा चीजें हैं, इसको भले आप एक नोट में लिख लेना कि राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र पूछे तो बोरानाडा जोधपुर में मिलेगा। राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ कहाँ पर है? जयपुर में। राजसिको, यह हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाली संस्था है जिसका मुख्यालय जयपुर में। ये पूरा लिख लेना, राजसिको एक संगठन है उसका जिसका मुख्यालय किस कहाँ पर है? जयपुर में, ध्यान रखना। और राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 में हुई थी, और ये संस्था हस्तकलाकारों का सम्मान अपने राजस्वली मतलब शोरूम के माध्यम से बेचती है, ये भी ध्यान रखना। और हस्तशिल्प डिजाइन विकास और शोध केंद्र पूछे, ये भी जयपुर में। और हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर पूछे तो ये है अपने नागौर में, बस ये चीज ध्यान। शिल्प ग्राम क्या होता है? ये हस्तशिल्प व्यवसाय एवं लोक कलाओं को बढ़ावा देना। राजस्थान में शिल्प ग्राम की स्थापना की। शिल्प ग्राम एक तरीके से बॉडी का कार्य करता है जो कहीं ना कहीं राजस्थान के क्षेत्र में हस्तशिल्प से जुड़ी जो भी बिजनेस व्यवसाय हैं या लोक कलाओं में इसको धीरे धीरे बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहता है। राजस्थान में हवाला, उदयपुर, पाल, जोधपुर, पुष्कर, अजमेर व राम सिंहपुरा, सवाई माधोपुर में शिल्प ग्राम की स्थापना की गई। मतलब कहीं ना कहीं हस्तशिल्प से संबंधित व्यवसाय और लोक कलाओं को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। कावड़ पूछे तो बस्सी चित्तौड़गढ़ से संबंधित और विभिन्न कपाटों के खुलने और बंद होने वाली छोटी मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृतियां क्या कहलाती है साथियों? कावड़ कहलाती है। और कावड़ में लाल रंग की प्रधानता, ये भी ध्यान रखना। और कावड़ निर्माण के प्रसिद्ध कलाकार हैं मांगीलाल मिस्त्री और द्वारिका प्रसाद जहांगीर। तो प्रसिद्ध कलाकारों का और स्थान का आप लोगों को पहले प्रायोरिटी देनी होगी, तभी जाके ये चीजें अच्छे से कवर हो पाएगी, ध्यान रखना। उम्मीद है कि मेरी बात आराम से आप ध्यान से सुन रहे हो। जितना सा रिवीजन करोगे चीजें बेहतर होती जाएगी। जाजम छपाई पूछे चित्तौड़गढ़ की, और सूती मोटे धागे की बुनाई रेजा या रेजी के द्वारा की जाकर बनाई जाने वाली मोटी दरी जाजम। जाजम कहते हैं ना, जाजम का संबंध दरी से या मतलब बिछाने से संबंधित है। आप जब कभी दरी बिछाते हो वो क्या है? जाजम बिछाना ही कहते हैं। और जिस पर विभिन्न रंगों की हाथ छपाई की जाती है जो मांगलिक और धार्मिक अवसरों पर जमीन पर बिछाई जाती है। और इसमें लाल और हरे रंग का प्रयोग ज्यादा होता है, खासतौर से जाजम। तो जाजम कम से कम आप लोग शब्द से समझ जाना, बाकी आप लोग चित्तौड़गढ़ याद रखना, जिससे आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो। डाबू प्रिंट के कपड़े पूछे अंकोला चित्तौड़गढ़। डाबू प्रिंट के कपड़े पूछे अंकोला चित्तौड़गढ़ के लिए। और यहाँ छोपा जाति के द्वारा ये प्रिंट बनाया जाता है। और दाबू का अर्थ होता है दबाने के लिए जिसका प्रयोग हो। जैसे रंग छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे ले या लुगदी से दबा देते हैं। और यह लुगदी जैसा पदार्थ क्या कहलाता है साथियों? दाबू कहलाता है। उसने एक ही भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में सब कुछ बता दिया है, ये ध्यान रखना है। अंकोला के छपाई के घाघरे भी काफी प्रसिद्ध हैं। और राजस्थान में कपड़ों की छपाई के लिए एक स्थान प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है, जिसमें अलग अलग प्रकार का दाबू का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी और गोंद के दाबू पूछे अंकोला में। मोम मेण का दाबू पूछे सवाई माधोपुर। ये है एक्स्ट्रा बातें कुछ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग
एटलीस्ट ज़्यादा कुछ याद नहीं होना, ये कम से कम दाबू प्रिंट के कपड़े कहाँ प्रसिद्ध हैं, बस थोड़ा पहले ही याद रखना, या जिसका अर्थ क्या होता है। मिट्टी का दाबू बालोतरा में, और गेहूं के बीदन या दाबू सांगानेर जयपुर बगरू, जयपुर ये ध्यान, सांगानेर और बगरू नामक स्थान पर आप लोगों को गेहूं के बीदन का दाबू मिलेगा प्रसिद्धि के रूप में। फिर देखो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्या है, खंडेला सीकर और पिनाई है। पाटौदा का लुगड़ा, इसके लिए कौन प्रसिद्ध है, पाटौदा लक्ष्मणगढ़ मुकुंदगढ़ झुंझुनू का लुगड़ा प्रसिद्ध है। और ये बंदेज के ओढ़ने की एक क्या है, रस्म होती है, ये ध्यान रखना है। रस्म का यहाँ पर एक ही रूप होता है, सॉरी, बंदेज के ओढ़ने का ही क्या होता है, एक रूप होता है, ये ध्यान। इस प्रकार आप लोग चीज़ों को आरामदायक भी लेके जाकर भी चीज़ों को बेहतर कर सकते हो, लेकिन टाइम है तो वो लगना ही है। चटपटी पेंच वर्क की बात करेंगे, शेखावटी क्षेत्र की। और पेंच वर्क में सर्वप्रथम किसी भी कपड़े पर अपने मन चाहे डिजाइन ट्रेस कर उन्हें काट लेते हैं और तत्पश्चात उन टुकड़ों को दूसरे कपड़ों पर रखकर धागों से तुरपाई की जाती है और उसे चटापटी या पेंच वर्क कहा जाता है, जो शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित है। कम से कम ये चीज ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, शेखावटी, और इसमें क्या हो रहा है। कभी कभी कुछ चीजें थोड़ी डीप में जाती है, तो क्या हो रहा है या किससे संबंधित बात है, आसान रहता है। इसके अलावा इसमें यह कार्य शेखावटी के अलावा बाड़मेर और अजमेर के तिलोनिया में भी किया जाता है स्थान पर। थोड़ा बंदेज के बारे में, जयपुर और शेखावटी का प्रसिद्ध है यह हस्तकला, ध्यान रखना है बंदेज, इसके बारे में आगे बात करेंगे। दरवाजों की कुरई शेखावटी का प्रसिद्ध है। बातिक की बात करें तो खंडेला सीकर कपड़ों पर मोम की परत चढ़ाकर उस पर रंग कर चित्रकारी करना भौतिक चित्र शैली कहा जाता है। और बातिक चित्र शैली के लिए खंडेला सीकर काफी प्रसिद्ध है। और बातिक कला का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ, ये भी ध्यान रखना। और आरबी रायजादा बातिक कला के सिद्ध हस्त कलाकार हैं, ये भी ध्यान रखना। बिनोटा का हस्तकला का संबंध चूरू से। दूल्हे दुल्हन की जुतियां को क्या कहा जाता है साथियों, बिनोटा कहा जाता है। चंदन की काष्ठ कला चूरू से संबंधित है। चूरू के चौथमल जहांगीर, मालचंद, महेश जहांगीर और उमेश चंद्र को इस कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। और चंदन के चित्रे पवन जहांगीर, जो कि चूरू से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। सुंगनी नस्वार ब्यावर के। तिल पापड़ी उद्योग आप लोगों को ब्यावर में मिलेगा। वुडन पेंटेड फर्नीचर का क्षेत्र आप लोगों को किशनगढ़ अजमेर में मिलेगा। नमदा की बात करें, ये टोक का प्रसिद्ध है और ऊन को कूट कर इसे जमा कर जो वस्त्र बनाते हैं उसे नमदा कहते हैं। ऐसे आप लोगों को नाम डायरेक्ट आपको पूछे जा सकते हैं, स्थान विशेष के नाम को जोड़कर क्या हो सकता है, सीधा आप लोगों को पूछा जा सकता है। गलीचे आप लोगों को टोंक में मिलेंगे। लोहे के औजार आपको नागौर, राजस्थान की धातु नगरी जिसे कहा जाता है, वहाँ मिलेंगे। और बूर नरावता गांव आपको नागौर, ये गांव मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले, पक्षियों की कलाकृतियों के निर्माण के लिए काफी प्रसिद्ध है। और टाकला की दरिया आप लोगों को टाकला ग्राम नागौर में देखने को मिलेगी, ये ध्यान है। ये गांव अपनी सुंदर आकर्षक दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। प्रजापति जाति के लोग यह कार्य करते हैं। मोहन की बात करेंगे तो मेड़ता नागौर, मेड़ता के क्षेत्र में बनाए गए मिट्टी के बड़े मटके क्या कहलाते हैं, मोहन कहलाते हैं। नानने शाहपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र की बात है। और ये आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है, जो नीले रंग की छींट से बना एक प्रकार का क्या है, लहंगा है। फड़ कला नाम तो सुना है, शाहपुरा भीलवाड़ा का क्षेत्र है, इसमें भी। और कपड़े और कैनवास, देखो सिर्फ भीलवाड़ा लिखे तभी भी टेंशन नहीं लेना है। शाहपुरा थोड़ा बीच में आया, उसको अभी जिला बनाया था लेकिन हटा दिया वापिस। कैनवास पर मिट्टी के रंगों की सहायता से की जाने वाली चित्रकारी क्या कहलाती है, फड़ कहलाती है। पट चित्रण की यह कला राजधानी भाषा में अपभ्रंश होकर फड़ हो गया। पट चित्रण से जुड़ी हुई चीज है। फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हाथ कते 2 सूती कपड़े रेजी या रजा पर गेहूं या चावल की मांड में गोंद मिलाकर कलफ लगाया जाता है। सतह तैयार होने पर उसे घोट कर समतल कर दिया जाता है और 5-7 रंगों में रंगा जाता है। इतना आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हाँ 1-2 बार आप रीड कर लेना ताकि आपको आइडिया रहेंगे। और देव या नीले रंग में देवता लाल रंग और राक्षस काले रंग, साधु सफेद या पीले रंग के बनाए जाते हैं। तो देखो इस कलाकृति की विशेषताएं। और राजस्थान में फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध, ये जरूर ध्यान रखें। प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, गोमती देवी, शांतिलाल जोशी, दुर्गेश कुमार जोशी व प्रदीप मुखर्जी हैं, ये ध्यान रखना। श्रीलाल जोशी की बात करेंगे तो 2006 में इन्हें पद्मश्री मिला है इनके द्वारा बनाई गई देवनारायण जी की फड़
पश्चिमी जर्मनी के संग्रहालय में रखी गई है। और पार्वती जोशी ये भारत की प्रथम महिला फड़ चित्रकार हैं और भीलवाड़ा निवासी कन्हैयालाल जोशी की क्या है, धर्म पत्नी है, ये ध्यान रखना। गौतमी देवी की बात करेंगे, ये फड़ चित्रण की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। प्रदीप मुखर्जी की बात करें तो जयपुर के निवासी और श्रीलाल जोशी के शिष्य हैं। इन्होंने फड़ पर श्रीमद् भागवत गीता और गीत गोविंद के कथानकों का भी चित्रण किया है। रामलाल भोपा और पतासी देवी ने अमिताभ बच्चन की फड़ बनाई, जिसका वाचन अमेरिका में हुआ है। शांतिलाल जोशी ने संयोगिता हरण और हाड़ी रानी का त्याग हुआ, हल्दी घाटी युद्ध हुआ, पद्मनी जौहर हुआ, गोगा जी, डूंग जी, अमर सिंह राठौड़ पर फड़ बनाई और इन फड़ों को बार्सिलोना ओलंपिक 2091 में भी प्रदर्शित किया गया। देखो कहीं ना कहीं इन जो हस्तकलाएं, इनकी ख्याति आप लोग बड़े स्तर पर देख पा रहे होंगे। और राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक फड़ भी हाड़ी रानी की घटना बनाई गई थी। बाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय, सबसे छोटी और कम चित्रांकन वाली, ये पढ़ चुके हम लोग बाबूजी वाला, जब हम लोगों ने लोक देवी देवताओं में टॉपिक में पढ़ा, तो जिसे रेबारी जाति के रावण हत्यावादी यंत्र के माध्यम से किया जाता। रावण हत्या ध्यान रखना। देवनाथ जी की फड़ की बात करेंगे तो ये राजस्थान की सबसे पुरानी और सचित लंबी फड़ है और सबसे लंबी, सचित में सबसे लंबी फड़ है। सबसे अधिक चित्रांकन मिलता है आप लोगों को, मतलब डायग्राम्स इस फड़ में बहुत ज्यादा बनाए गए हैं। इनका वाचन गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा जंतरवादी यंत्रों के साथ किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ की बात करेंगे, इस पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट भी आ गया था और डाक टिकट होने का इसे राजस्थान की सबसे छोटी फड़ कहा जाता है। ये भी हम लोग साथियों कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बट हस्तकला का भाग है, थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है। रामदेव जी की फड़ है, नायक या कामर जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है और इस फड़ का निर्माण चौथमल जोशी ने किया, ये ध्यान रखना। और गोगा जी की फड़ आप लोगों को गोगा जी के भक्तों के द्वारा डैरू वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है। ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी होगी, चाहे आपकी इच्छा हो या नहीं हो। नोट के रूप में ध्यान रख लेना, देवी देवताओं के सो जाने की मान्यता से चतुर्मास में फड़ का चित्रण नहीं होता। पुनः देव अठनी एकादशी से फड़ चित्रण कार्य आरंभ होता है। महिषासुर भैंसासुर की फड़ तो एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता, मतलब कहीं ना कहीं राक्षस चीजों से जुड़ी हुई है। रामदला कृष्णदला की फड़ तो इसमें किसी एक व्यक्ति की कथा न होकर जगत के लेखें जोखे का चित्रण किया जाता है तथा राम और कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण मिलेगा। और भाट जाति के भोपे हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक वांचते हैं और इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है और इसका वाचन दिन में होता है, ये ध्यान रखना। फड़ फटी पुरानी होने पर इसे पुष्कर झील में विसर्जित की जाती है और इस फड़ को ठंडी करना कहते हैं, ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। तो बेसिक चीजें हैं साथियों, जिसको आप लोगों को आराम से समझते हुए चलना है। चीजों को बहुत लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे साथियों। आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें अगर आपको क्लास पसंद आई।